अब आगे आ गए हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर का यहाँ सेंस सिर्फ ये है कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट क्योंकि हम लोग लाइन से चीज़ों को एकदम पकड़ के चले भी, कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो, तो ये हम लोग बात कर चुके हैं कि CONH बॉन्ड जो है वो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड। ठीक है, एक टर्म आता है क्योंकि नॉमेनक्लेचर में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, एक अभी हम लोग वो क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी जब डाईपेप्टाइड अगर हम बोल रहे हैं तो कितने अमाइनो एसिड हैं, वहाँ पे 2 अमाइनो एसिड हैं। ट्राईपेप्टाइड बोल रहे हैं तो कितने अमाइनो एसिड हैं, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड के बिहाफ पे क्या होता है उसका नाम रखा जाता है, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। ठीक है, और दूसरे नाम क्या यूज़ होते हैं, ऑलिगोपेप्टाइड्स यूज़ होते हैं, ऑलिगोपेप्टाइड। तो वो रेंज दी गई है बुक्स में, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट कि अगर लगभग 11 से 30 के बीच में है तो उसे हम ऑलिगोपेप्टाइड बोलेंगे, और ज़्यादा बड़ी है तो हम पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। तो पॉलीपेप्टाइड वर्ड जो बोला जाता है वो लंबे चेन्स के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, और हमेशा क्या याद रखना है, चाहे छोटी चेन चाहे डाईपेप्टाइड हो, सिर्फ 2 अमाइनो एसिड से बनी हुई चेन हो या बहुत लंबी, यानी मान लेते हैं 75 या 150 की अमाइनो एसिड से बनी चेन हो, एक बात कॉमन रहेगी, 2 बातें कॉमन रहेंगी। क्या बातें, कि सभी के इसके भी टर्मिनल एंड पे, लेफ्ट टर्मिनल एंड पे अमीनो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, और एक्सट्रीम राइट पे क्या होगा, कार्बोक्सिल। उसी तरीके से कितनी भी लंबी चेन हो उसके भी इसी तरीके से होगा। दूसरा, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का पैटर्न होगा वो भी सेम होगा, पहले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे का NH ग्रुप जो है वो पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है इसका रेफरेंस कोट किया जाता है कि ये लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कैसे हो रहे हैं, इसलिए बार बार हम इसको मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स द अमाइनो एसिड कंपोनेंट्स आर यूजुअली लिंक्ड इन लीनियर फैशन, राइट। और हमेशा हमने ये भी बताया कि हमेशा आप कैसे मेंशन करते हैं, N to C, डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस। जब हम लोग चार्ज निकाल रहे थे, जब हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल रहे थे, तो भी हम लोग इसी तरीके से कर रहे थे उसको। ठीक है, और बाकी जब भी हम लोग पेप्टाइड को मेंशन करते हैं या लिखते हैं तो हम 2 मेथडोलॉजी से लिखते हैं, या तो 3 लेटर जो है हर अमाइनो एसिड का, या तो 3 लेटर कोड होता है, 3 लेटर कोड, या तो 1 लेटर कोड, इस तरीके से आपको मेंशन करना होता है। तो इसलिए ये 3 लेटर कोड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको प्रोटीन सीक्वेंसिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें अगर ऐसे दिया हुआ है और आपको बिल्कुल पता ही नहीं है कौन सा क्या है तो आपको वो दिक्कत होगी। इवन चार्ज कैलकुलेशन वगैरह वाले क्वेश्चन में भी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए ये सब याद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग प्रोटीन्स में और क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है पेप्टाइड चार्ज एंड PI कैलकुलेशन। पर अमाइनो एसिड केमिस्ट्री जब हम लोगों ने पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड उसमें पढ़ चुके हैं किस तरीके से किसी भी पेप्टाइड या प्रोटीन का हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं, फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ pH if greater than pK, डीप्रोटोनेशन होगा, और ये सारी बातें कर चुके हैं। इवन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर हमें निकालना हो वो भी हम लोग बात कर चुके हैं, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे हमें ये भी पता चल जाता है कि वो जो प्रोटीन है वो कौन सा चार्ज कैरी करेगी, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। और इस चार्ज के बेसिस पे, जैसे ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस चार्ज के बेसिस पे ही हम ये पता कर सकते हैं, PI के बेसिस पे कि किस pH पे आपकी पर्टिकुलर प्रोटीन, अगर pH कम है PI के कंपैरिजन में तो वो प्रोटीन जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी, कैथोड की तरफ मूव करेगी। अगर वो हाई pH पे है तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी और एनोड की तरफ मूव करेगी। फिर हम लोगों ने इसी बातों को टेक्निक से कपल कर दिया था और इलेक्ट्रोफोरेसिस, IF और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को
में कैटायन और एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को समझा था और क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए थे। तो ये आपकी जॉब है कि जब आप ये रिवीजन कर रहे हो प्रोटीन्स का चैप्टर, तो इन सभी इस पार्ट को भी, ये जो पूरा एक चैप्टर ही है ये पूरा, तो इसको भी रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब अब टेस्ट होगा तो इस पर भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो हम लोग आगे मूव करते हैं कि प्रोटीन्स में हम लोग इस चीज़ को भी कवर आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज बात करते हैं जो कि बहुत ही मेजर टॉपिक है, और वो है पेप्टाइड के कन्फर्मेशन। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एक पहले अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरे का अमीनो ग्रुप, वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है। पर जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी तरीके से बन जाती है, उसके बाद बेसिकली हम लोग ने एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या था, डीएनए होता है, उसके बाद एमआरएनए होता है, एमआरएनए के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसीजर होता है। इसी ट्रांसलेशन के प्रोसीजर में क्या होता है, अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब अटैच होने के बाद नेक्स्ट टारगेट इनका क्या होता है, यानी ये अभी अभी फ्रेश पॉलीपेप्टाइड चेन साइटोप्लाज्म में निकली है, बनी है। ठीक है, उसके बाद वो कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेगी, जिसको हम कहते हैं, अगर वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रही है तो हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, अगर कुछ इस तरीके से कन्फर्मेशन आ रहा है तो हम बोलते हैं बीटा शीट, जिसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं अल्फा राइट हैंडेड हेलिक्स, अल्फा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, पाई हेलिक्स, राइट 310 हेलिक्स, 313 हेलिक्स, यही होता है, इस तरह के नाम होते हैं। बीटा शीट भी हम लोग जानते हैं, पैरेलल बीटा शीट या एंटी पैरेलल बीटा शीट, इस तरीके का ये पॉलीपेप्टाइड चेन कन्फर्मेशन अडॉप्ट करती है। फर्दर ये क्या होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन होता है, और यही स्ट्रक्चर जब और कॉम्पैक्टली फोल्ड हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, टर्शियरी प्रोटीन, राइट, जो कि हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जा रहे हैं तो ये इस तरह से यहाँ पे ये जो कन्फर्मेशन आ रहे हैं, ये यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई वायर है, और इस वायर को मैंने कहा कि आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाने में क्या करेंगे, एक परफेक्ट ओरिएंटेशन से उसको रोटेट करेंगे। हर बार जब आप एक ट्विस्ट देंगे तो एकदम उसको एग्जैक्टली ओरिएंट करने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने इस वायर के साथ क्या कर दिया, पूरे वायर के साथ एक ब्लॉक लकड़ी का टुकड़ा जोड़ दिया, तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, और या तो मैंने ऐसे कर दिया, मैंने आपको वायर दिया और बीच बीच में यहाँ पे एक ब्लॉक यानी लकड़ी का टुकड़ा अटैच कर दिया, तो क्या आप इस पोर्शन पे रोटेट कर पाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, आप जब कन्फर्मेशन अडॉप्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपका शायद जो वुडन ब्लॉक है वो आपका यहाँ पे आए, और यहाँ रोटेशन में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे वुड प्रेजेंट है वहाँ आप नहीं रोटेट कर सकते हैं। तो यही सारी बातें जो है हम लोग पेप्टाइड कन्फर्मेशन में समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे नेचर ने फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट कराई, कौन से वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है या रोटेशनल एंगल्स हैं कि जहाँ पे वो पॉसिबली रोटेट कर सकती है आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन, और कहीं कहीं पर वो रोटेट नहीं कर सकती है। तो कौन से ऐसे कारण हैं, कौन कौन सी ऐसी वजहें हैं जहाँ पे वो रोटेट नहीं कर सकती है, वो एकदम ही नहीं रोटेट कर सकती, और कहाँ पे वो रोटेट कर सकती है। पर उस बात को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। पहला क्या है, रिजिडिटी ऑफ बैकबोन। जो अभी हम लोग ने कहा कि रिजिडिटी है कहीं कहीं पे, वो रोटेशन कॉज ही नहीं होगा। ठीक, और वो क्यों है, वो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इसको हम लोग को देखेंगे। हम लोग डाइहेड्रल एंगल्स को समझेंगे। डाइहेड्रल एंगल्स में दो अगर देखा जाए, ओमेगा और फिर आता है पाई एंड साई डाइहेड्रल एंगल। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, डाइहेड्रल। डाइहेड्रल का मतलब क्या हो गया, कि वो सिंपल एंगल तो नहीं है, कुछ खास है उसमें। विल सी। Then we'll talk about the most important topic and concept, which is Ramachandran plot. Okay,
तो अब यहाँ पे हम लोग वही वाले जो अभी हम लोग जस्ट देख कर आए हैं उसको रिकॉल करिए कि हम लोगों ने क्या देखा था कि जब दो अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं तो इस तरीके से हमारा जो एटम्स हैं ये इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये जो आपको ये बड़ा सा दिख रहा है ये ऑक्सीजन, ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से एक तो यहाँ पे क्या है आपका ये पाई बॉन्ड है, ठीक, और यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यानी यहाँ पे इसके पास 2 लोन पेयर बचे रहेंगे, ठीक। तो क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये यहाँ पे पुल ऑफ करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और जब ये पुल ऑफ करने की कोशिश करेगा तो इस बॉन्ड को भाई बैलेंस करने की ये जो लोन पेयर है वो भी इधर शिफ्ट होगा। इसकी वजह से यहाँ जो आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा था, दिस वाज आवर पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा था इस पेप्टाइड बॉन्ड में इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज ऑलमोस्ट 40% बियर्स ऑफ 40% डबल कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट। तो इसी बात को हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है इन द पेप्टाइड बॉन्ड्स द पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बोनिल आर delocalized between ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यही है, राइट, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग पूरा है ना R1 R2 R3 यानी क्या है ये एक ट्राइपेप्टाइड है जिसमें 3 अमाइनो एसिड हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है ये आपका CONH बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज CONH, ठीक। इस ट्राइपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन गए। अब यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो क्या होगा, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, ठीक। तो ये जो डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होगा ये यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू होगा और उसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर जो कि 40% डबल बॉन्ड होता है। तो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में बनता है वो क्या बियर किया होता है 40% पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट। तो अब आप देखें कि यहाँ पे अब आप लोगों को पता है, हम लोगों ने काफ़ी पहले भी चर्चा की है कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे रोटेशन फ्रीली पॉसिबल होता है, पर जहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, डबल बॉन्ड आप लोगों को याद होगा जो हम लोग p ऑर्बिटल px py वो सब ऑर्बिटल हम लोगों ने देखा था, तो अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हेड टू हेड तो हो नहीं रही थी, साइड बाई साइड। तो इन सब कारणों की वजह से क्या होगा यहाँ पे तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा, ये जो पूरा एरिया है यानी ये एक वुडन ब्लॉक की तरह काम करेगा, यानी यहाँ पे आप कोई भी रोटेशन कॉज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप रोटेशन और कहीं करिए पर यहाँ पे नहीं कर सकते। पहली तो चीज़ आपको ये मिल गई कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन कॉज हो गया, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक। तीसरी बात आ रही है कि यहाँ पे हमें एक प्लानर स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये प्लेन पूरा डेवलप होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे सामने आई, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड में जो सिंगल बॉन्ड जो होती है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक और बात बहुत क्लियरली समझ में आती है हम लोग को कि सिंगल बॉन्ड उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो जो CN बॉन्ड होता है नॉर्मल अगर कहीं और प्रेजेंट है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.45 एंगस्ट्रॉम नॉर्मली अगर कहीं और प्रेजेंट है। पर जो यहाँ पे पाया जा रहा है, जो अभी हम लोगों ने देखा वो यहाँ जो पाया जा रहा है, ये जो पाया जा रहा है, तो यहाँ पे तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया जिसको कि हम कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट, दिस वे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। और एक और भी होता है जो डबल बॉन्ड हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो इसका जो होता है ये है 1.25, पर यहाँ जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसकी वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है 1.25। तो हम लोगों को क्रक्स देखने को क्या मिल रहा है कि
हम लोगों को क्रक्स देखने को क्या मिला कि नॉर्मली कहीं और प्रेजेंट है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, पर यही CN बॉन्ड जब पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ पे बच्चों एक और बात सामने यहाँ पे ये आती है कि अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो रिजिडनेस आपको दिख रही होगी, यहाँ पे ये आपको रिजिडनेस दिख रही है, तो ये आपको तो दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये जो सी अल्फा कार्बन है, जो सॉरी कार्बोनिल कार्बन है, वो डायरेक्टली अटैच होता है। अगर आप लोगों को याद होगा यहाँ पे है ना, यही वाला तो है, ये जो है रेफरेंस, ये यही वाली चीज़ है, ठीक। तो ये डायरेक्टली सी अल्फा से अटैच होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, सी अल्फा भी क्या हो रहा है कि वो इस प्लेन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, प्लेन फॉर्मेशन में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एमाइड प्लेन बन रहा है ना, जो कोप्लानर स्ट्रक्चर है, उसमें टोटल 6 एटम इन्वॉल्व होते हैं। तो 4 तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं, 4 कौन से हो जाएंगे, सी। अब आप उसको मेंशन कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है ना। तो आप उसको नाम कैसे देंगे, आप नाम देंगे, एक तो ये हो जाएगा कार्बोनिल ऑक्सीजन हो गया, फिर ऑक्सीजन हो गया, N हो गया, H हो गया, और 2 C अल्फा कार्बन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या पहले लिखा, ये वाला लिखा, इसको CO बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। फिर मैंने ऑक्सीजन लिखा, नाइट्रोजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा। ये 4 एटम तो प्लेन बना ही रहे हैं, साथ में ये जो डायरेक्टली कार्बन अल्फा कार्बन से ये जो अटैच है, ये भी इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उस कोप्लानर स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। देखिए जो चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी है उसको चेकआउट कर लीजिए। एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ अ नॉर्मल CN सिंगल बॉन्ड इज दिस मच एंड C डबल एंड इज 1.25, पर जो पेप्टाइड में CN बॉन्ड है वो नॉर्मल 1.45 ना होके कितना हो जाता है, 1.33। तो ये प्रूफ है कि हाँ उसने क्या डेवलप कर लिया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ये इमेज दिख रही होगी, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया हुआ है। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक तरह का डाइपोल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। इन पार्शियल चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, परमानेंट डाइपोल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है डाइपोल और परमानेंट डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, सब कुछ रिकॉल करिए थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया, और डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, इस तरीके के टर्म सारे हम लोगों ने सीखे थे। पर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक परमानेंट डाइपोल दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डाइपोल है वो इसी तरीके से रहता है ना। जब बहुत ज़्यादा pH आप बढ़ाएंगे तो भले ही इसमें फ़र्क आता है, तो इसमें फ़र्क आता है। देखिए अब शायद जहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट हो गया हो, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया प्लेनर का, मतलब अब आपको ये पहले तो क्लियर होना चाहिए कि ये अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड है, उसका कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो NH के साथ, किसके NH के साथ, इस वाले अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया है। अब अगर आप इस फिगर को, क्योंकि थोड़ा सा 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन में इमेजिनेशन करना पड़ेगा तब चीज़ थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगी। जब आप बेटा आप लोग बच्चों इस तरीके से जब लिखते हैं लीनियर, तो ये बड़ा इजी साउंड करता है, पर जैसे ही हमने कहा कि ये जो है अब रोटेट नहीं कर सकता है तो इसकी वजह से एक रिजिड प्लेन इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन होने लगा। अब इसी डायग्राम को इस डायग्राम से मैच करिए। अब यहाँ पे पहली बात ये देखिए कि ये वाला कार्बन आपको कहाँ दिख रहा है, या इस वाले को हम लोग ले लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा, मान लेते हैं ये C अल्फा आपको यहाँ दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये H जो है यहाँ दिख रहा है। हमने प्रोजेक्शंस भी आपको आइसोमेरिज्म में बताया है, अंदर बाहर ये सारी चीज़ें बताई हैं प्रोजेक्शंस में, ठीक है। और ये R है जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब इस C से अटैच क्या है, ये N है अटैच, ये N है, ठीक है, ये N अटैच है। अब इससे ये जो N अटैच है, राइट, ये पहले कार्बन का ये जो हमने बनाया है वो, ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हैं ना कि दिस इज C अल्फा H R और यहाँ पे क्या होता है NH3 प्लस और COO माइनस। अब इसको अगर किसी से, किसी पीछे वाले से, यानी ये यही NH3 प्लस यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यही NH3 प्लस जो ये मैंने यहाँ पे बनाया है, पर ये हो सकता है अपने पीछे वाले अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाए। यहीं पर ये दिखाया जा रहा है कि ये जो C, ये क्या बना रहा है, ये जो C अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप है, मीन्स दिस वन, ये इससे ये NH है, ये NH है इसका, ये NH जो है ये यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। और ये कार्बोनिल हो गया ये, और ये ऑक्सीजन इसका यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये लीनियर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पे इस फिगर में आपको ये समझाने की कोशिश की गई है, अब देखिए, अब आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपने पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ गया कि कहाँ पेप्टाइड बॉन्ड है इस फिगर में, तो यही चीज़ है, ये जो चीज़ है ये कहाँ प्रेजेंट है इस पिक्चर में, कहाँ प्रेजेंट है, ध्यान से देखिए। ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये N जो है यहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है, H यहाँ प्रेजेंट। अब आप पूछ सकते हैं इसको ऐसे क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये पूरा फिक्स हो गया, ये रोटेट नहीं हो सकता। जो चीज़ रोटेट नहीं हो सकती वो एक प्लेन में आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एक फ्लैट वुडन दिया हुआ है, अब हम इसको बोले कि ये जो फ्लैट वुडन बॉक्स नहीं, एक बोल सकते हैं वुड है पतला सा, राइट, प्लाई है समझ लीजिए, इसको आप फोल्ड करिए, तो आप कहाँ से फोल्ड करेंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है, तो उसको एक प्लेन में मान लेंगे। बात समझ में आ रही है ना सबके, है ना। तो अब थोड़ा सा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझिए। मैंने आपको प्लाई दिया, प्लाई सभी ने देखा होता है, पतला सा होता है लकड़ी का वुडन। मैंने आपको एक प्लाई दिया और आपको दूसरा प्लाई दिया, ठीक है। और अगर आपने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, मान लीजिए आपने यहाँ थ्रेडिंग कर दी, तो आप यहाँ से तो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। पर हम कहें नहीं यहाँ से रोटेट करिए, तो आप बोलेंगे अगर मैं रोटेट करूँगा प्लाई टूट जाएगा। यहाँ से हम बोलेंगे इसको फोल्ड करिए, तो बोलेंगे टूट जाएगा। तो दिस इज द थिंग, यहाँ पे यही दिखाने की, इतना जो हम लोगों ने बात किया इसके बारे में, पार्शियल डबल बॉन्ड। अब क्या होता है, आप लोग वो चीज़ याद करेंगे, अच्छा जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कार्बोनिल इस तरीके से अटैच होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, वो सब ठीक है। पर अब आपको ये इमेजिन करना है कि ये किस तरीके से एक प्लेन का फॉर्मेशन कर दे रहा है। प्लेन का फॉर्मेशन मीन्स इस तरह का फिक्स्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। अब ये यहाँ से इस अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अब आपके पास ऐसे एटम्स हो गए हैं, 4 एटम्स जो बिल्कुल इन्वॉल्व है इस प्लेन को रिजिड बनाने में। तो कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, कार्बन अल्फा एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे कार्बन अल्फा होगा, ये चेन और एक्सटेंड होगी, तो ये दोनों भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। कहीं कहीं पर पूछा जा सकता है कि प्लेन में मेजर रोल प्लेन बनाने में कौन एटम्स इन्वॉल्व है, तो आप बोलेंगे CONH, ठीक है। पर 2 और इन्वॉल्व हैं जो थोड़ा हिस्सा बन गए हैं, किसका, इस प्लेन का। क्लियर। तो कहने का सेंस यहाँ से रोटेट तो हो रहा है, पर ये कॉर्नर भी इसका हिस्सा है, बस कहने का सेंस यही है। तो टोटल 6 एटम्स, 1 2 3 4 5 6 एटम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग दिस रिजिड प्लेन स्ट्रक्चर। पर ये बन क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रिजिडिटी ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म्ड
फॉर्म ड्यू टू द पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। और यहाँ पे रोटेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक और दिखाया गया है, तो वो ये दिखाया गया है। एक तरफ ये आपको दिखाया गया, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वुडन ब्लॉक जैसा प्लेन बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप रोटेशन, अब आपको फोल्डिंग करनी है कुछ, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बहुत सारा प्लाई दे दिया है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से उसको हम बोलेंगे कुछ अच्छा सा रोटेटेबल स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको हर प्लाई में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। थ्रेड से करेंगे और फिर आप कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पर यहाँ पे आप फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ समझाई गई है। पर अगर आप देखें, ये इसने प्लेन बना लिया और इसने, पर यहाँ पे आपको रोटेशन दिख सकता है जहाँ पे दो प्लेन जुड़ रहे हैं। तो जहाँ पे दो प्लेन जुड़ रहे हैं वहाँ पे एक क्या है, सी अल्फा सी है। आपको इसी लीनियर स्ट्रक्चर से इस 3 डायमेंशनल पोर्शन को मैच करिए तो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये जो सी अल्फा है ये आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक तरफ ये कार्बोनिल से जुड़ा है, अपने कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो सी सी हम बोलेंगे। तो यहाँ से रोटेशन, ये वाला प्लेन घूम सकता है, ये बिल्कुल घूम सकता है, ये वाला इस पोर्शन से तो कॉर्नर से घूम सकता है। दूसरी तरफ यही सी अल्फा, ये वाला दूसरी तरफ एन से बॉन्डेड है, एन से बना हुआ है, पर यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, यहाँ रोटेशन पॉसिबल है। जैसे आप यहाँ पे दो प्लाई को देख रहे थे, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको डाइहेड्रल एंगल समझ में आ जाएगा। तो एंगल जो होता है वो आप लोग हमेशा बनाए ना कि ये हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, ये एंगल होता है। तो एंगल बनाने के लिए आपको क्या है, 3 एटम की ज़रूरत है मिनिमम, और आप ये बता सकते हैं ये 3 एटम है। पर यहाँ पे क्या है, आपको ये जो एंगल वर्ड बोलते हैं यहाँ पे क्या है, ये एंगुलर रोटेशन दिखा रहा है दो प्लेन के बीच में। तो यहाँ पे आप वर्ड सिंपल एंगल नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं, डाइहेड्रल एंगल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, जो चीज़ हम लोग ने देखी, ओनली फाई एंड साई। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम आपको दिख रहा होगा कि जो सी सी है, दिख रहा है सी सी, ये क्या है, साई है, ये साई है, यहाँ पे दिख रहा होगा सी सी क्या है, एंगल ने डिग्री ऑफ रोटेशन जो यहाँ दिखाया जा रहा है ये साई है आपका सी सी के बीच में, और यहाँ सी एन जो है आप क्या दिखाते हैं, फाई दिखाते हैं, ठीक है। जो फिक्स्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये भी फिक्स्ड तो है, तो जो चीज़ फिक्स्ड हो गई या तो फिर वो 180 पर है सिचुएटेड, 180 डिग्री पर सिचुएटेड होगी, या तो 0 डिग्री पर होगी। जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उसको भी हम क्या दे सकते हैं, ओमेगा, ये ओमेगा लिखा हुआ है, ओमेगा डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। तो ये हमें बहुत रोटेशन तो दे नहीं रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 180 होगा, है ना। प्लेन को आप ये जो आपके पास अभी हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि देखिए बच्चों ये प्लेन है, ये मैंने आपको लोगों को एक प्लाई का टुकड़ा दिया, तो मान लीजिए प्लाई के मेन सरफेस पे ब्लैक कलर है और पीछे क्या है, वाइट कलर है। तो आप क्या कहेंगे, या तो हम ब्लैक की तरफ रख सकते हैं या तो वाइट पोर्शन की तरफ रख सकते हैं इस प्लाई को, यही कर सकते हैं, और बीच में से तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, मान लेते हैं जो ब्लैक पोर्शन पे आप रख रहे हैं वो 180 हो गया और जो पलट दे रहे हैं वो 0 डिग्री हो गया, तो मतलब समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो वो हम लोग 0 और 180 को फिर मेंशन करेंगे ओमेगा में, क्लियर। तो यहाँ पे अब ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, हालांकि फाई और साई को थोड़ा सा हम और क्लियर करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे ओनली द फाई एंड साई डाइहेड्रल एंगल्स, यस, डाइहेड्रल एंगल्स कैन वैरी रीजनेबल फ्रीली। तो अब आप देख चुके हैं, अगर आपको प्लेन समझ में आ गया और कहाँ से फ्रीली रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा था वो आप देख चुके हैं कि वहाँ पे फाई और साई जहाँ लिखा हुआ था वहाँ पे आपको दिख रहा था। ऑल्सो 6 एटम्स, 6 एटम कौन कौन से हैं, 2 अल्फा कार्बन थे, एमाइड था यानी CONH था, और एमाइड नाइट्रोजन, ठीक है, वो जो कि कोप्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे। हम फिर से लिख देते C अल्फा, कार्बोनिल, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 4 ये और 2 अल्फा कार्बन जो साइड के थे।
तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, प्लानर होता है। रोटेशन अराउंड CN बॉन्ड वुड ओनली बी पॉसिबल, अगर आप फिर भी उस बॉन्ड पे थोड़ा रोटेशन पॉसिबल कराना चाहते हैं तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप कह सकते कल हम लोगों ने देखा भी था डेल्टा जी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी अब ज़्यादा दिख रही है। नेक्स्ट आते हैं, जो अभी बात हो रही थी डाइहेड्रल एंगल की, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल में अभी हम लोग वैसे तो उसको देखा है, पर थोड़ा सा और क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। इट कंटेन्स 3 सेट ऑफ, इस डाइहेड्रल एंगल के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, टॉर्शन एंगल्स। तो ये दो हैं, ओमेगा है और फाई एंड साई हैं, ठीक है। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर देखा जाए एक्चुअली में जो डाइहेड्रल एंगल होता क्या है, ये वर्ड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि अगर हमें स्पेस में दो एटम्स हैं, तो अगर हम पूछे वो कहाँ हैं, तो आप कैसे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आपको बता देगा कि हाँ ये ए एटम यहाँ है और बी एटम इतनी दूरी पर है। यानी डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इतनी दूरी में ये स्पेस में ओरिएंट है, अगर सिर्फ आपके पास डिस्टेंस अवेलेबल है। पर डिस्टेंस के साथ साथ किसी ने बोला कि भाई अब ये 2 एटम के लिए तो आप ये कंसिडरेशन करते हैं, 3 एटम्स हैं ए बी और सी, 3 एटम्स हैं, उस केस में आप क्या कंसिडरेशन करते हैं कि आपके पास डिस्टेंस भी पता हो, इन तीनों में आपस में कितना डिस्टेंस है, प्लस एंगल पता हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इजीली बता सकते हैं कि ओके कि हो सकता है एक ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो एंगल क्या है, और एंगल पता है तो आप बता सकते हैं कि ये इस तरफ सिचुएटेड है, ये ऐसे सिचुएटेड है, ये ऐसे सिचुएटेड, उसका कंफर्मेशन आप बता सकते हैं। बट इन केस ऑफ 4 एटम्स है मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, इस केस में क्या होता है कि अगर आपको इनका कंफर्मेशन या ओरिएंटेशन स्पेस में ये किस तरह से अरेंज हैं इसका पता करना हो, तो आप क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए ए बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, ठीक है, एंगल कितना है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, तो आपने क्या किया, ये 3 एटम को लिया, डिस्टेंस और एंगल पता थे, ओरिएंट कर दिया। उसके बाद ये 3 एटम मिलके देखिए एक प्लेन ओरिएंट कर रहे हैं, और फिर आपने बी एटम लिया, सी एटम लिया, डी एटम लिया, उनको भी इस तरीके से, तो ये बी सी डी मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं, ए बी सी मिलकर एक प्लेन बना रहे हैं। 2 प्लेन में के द्वारा क्रिएट किया जाने वाला एंगल जो है वो क्या कहलाता है, डाइहेड्रल एंगल। एक्चुअली क्या हो गया, इट इज द एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, ठीक है। जैसे आपने कार्डबोर्ड लिया और उसको जो दो प्लेन है उसके इस तरीके से आपने एडजस्ट कर दिया, तो वो जो बन रहा है वो क्या होता है, डाइहेड्रल एंगल। तो एवरी टाइम हमें डाइहेड्रल एंगल अगर समझाना हो किसी को, तो हर बार क्या हम लोग इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक दिमाग में अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि डाइहेड्रल एंगल्स आर एक्चुअली द एंगल्स बिटवीन द 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन। और इसमें जो एंगल बनाने वाले जो लोग हैं वो कौन है, मेनली 3 एटम मिलके एक प्लेन बनाते हैं, मेनली 3 एटम मिलके एक प्लेन बनाते हैं। अब देखिए ए बी सी मिलकर एक प्लेन बनाया, बी सी डी मिलकर एक प्लेन बनाया। तो अगर हम ऐसे लिखे इसको, ए बी सी एक प्लेन बनाया और क्या है, बी सी डी एक प्लेन बनाया, तो अब आप कहेंगे बी सी कॉमन में आ रहे हैं, साथ साथ बी सी आ रहे हैं, बी एंड सी ये लोग साथ में आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि बी और सी में एक प्रकार का टॉर्शन एंगल है, ठीक है। अब दिखाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, हर बार इतना क्रूशियल, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे नहीं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी और सी में क्या हो रहा है, एक डाइहेड्रल एंगल इस्टेब्लिश हो रहा है। आप उसका कोई नाम दे दीजिए, मान लेते हैं ओमेगा ही दे दीजिए या फाई दे दीजिए,
तो कहने का अब कलेक्टिवली हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन प्लेन्स थ्रू टू सेट्स ऑफ थ्री एटम्स हैविंग टू एटम्स इन कॉमन। ठीक है, तो अब आप लोग पढ़ते आए होंगे, जो जिन लोगों ने पढ़ा है सी अल्फा सी, ऐसे उनके बीच में क्या बनता है, साई एंगल बोलते हैं आप लोग, है ना, या क्या बोलते हैं, सी एन के बीच में क्या बन रहा है, राइट, तो बोलते हैं फाई। तो इस तरीके से ये वाली जो चीज आती है, सॉरी सी अल्फा, ठीक है, ये वाली जो चीज आती है, इसमें आप क्या बोल रहे हैं, मतलब आपको अब दिमाग लगाना है कि ये जो साई डाइहेड्रल एंगल हैं, यानी ये लोग भी एक्चुअली में, ये जो नोटेशन है वो क्या है, ये नोटेशन हमें ये बता रहा है कि दो प्लेन बने होंगे, उन दो प्लेन में जो दो कॉमन एटम्स आए होंगे उनको ही रिप्रेजेंट करके हम क्या बोलते हैं, साई डाइहेड्रल एंगल या फाई डाइहेड्रल एंगल। साई में दो कॉमन लगातार कौन एटम्स आए होंगे, सी अल्फा और सी, और फाई में क्या आए होंगे, सी अल्फा और एन। तो अब आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने बोला वो चीज़ क्लियरली मेंशन की हुई है कि यहाँ पे यही जो बन रहा था वो क्या है, एक्चुअली में ये दो प्लेन दिए हुए हैं, ठीक है, एक ऑरेंज कलर का प्लेन है जो जिसका और साइड जो है पीछे उसके चला गया है, और ये ग्रीन कलर का प्लेन है, ये जो बन रहा है ये क्या हो गया आपका, डाइहेड्रल एंगल हो गया, ठीक है। सो दिस इज द two sets of three atoms having two atoms in common, this is important। नेक्स्ट आते हैं, अब ये दिमाग में रखना है, whenever I am saying ओमेगा एंगल, तो अब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये एक डाइहेड्रल एंगल है, ठीक है, तो वो कैसे बना है, क्या है, वो कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, अब आप देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या दिखा रहा है, वहाँ पे भी तो प्लेन्स बन रहे हैं ना, इतना कुछ हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से एटम्स दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अ प्लेन, और वहाँ पे हमें डाइहेड्रल एंगल दिख रहा है। तो पहला हम लोग डाइहेड्रल एंगल पढ़ते हैं, वो है ओमेगा एंगल, जो कि एक डाइहेड्रल एंगल है, और कहाँ बनता है, एमाइड बॉन्ड, जो अभी हम लोगों ने देखा था CONH, राइट। तो वहाँ पे जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, पेप्टाइड बॉन्ड यानी ओमेगा एंगल को, अगर हमें डाइहेड्रल एंगल को अगर आप लोगों को दिखाना हो तो आप कैसे दिखाएंगे, CO और N के बीच में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें ऑब्वियसली बात है नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, पर फिर भी हम इसको एक प्लेन में मान रहे हैं, तो इसका कुछ तो डाइहेड्रल एंगल होगा, 0 या 180 डिग्री, 360 कुछ तो होगा, भले ही भाई स्ट्रेट लाइन को भी आप ऐसे बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो है ये 180, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोल रहे हैं, भले ही रोटेशन पॉसिबल नहीं है फिर भी क्या बोल रहे हैं, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। दिस एंगल इज फिक्स्ड, ये पढ़ चुके हैं, दिस एंगल इज फिक्स्ड, CONH फिक्स्ड होता है, Q फिक्स्ड होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है, ये भी किसी न किसी बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया है, p ऑर्बिटल ओवरलैप और ये सारी चीज़ें, तो किसके किसके बीच में ये वाली चीज़ हो रही है, हम लोगों ने लोन पेयर ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आप और चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं, अगर वो डायग्राम पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तब ये समझ में और अच्छे से आएगा। फिर से हमने एक यहाँ पे लीनियर चेन दिखा दी है और यहाँ पे वही चीज़ दिखाई है, तो ये आपको जो दिख रहा है बच्चों वो क्या है, ये यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, दिस इज CO, ये वाला है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है, N, दिस N, और यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, 1.32। अभी हम लोग देखे हैं कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, CN की वैसे कितनी होती है, 1.45, पर ये जो, हाँ ठीक है, और ये वाला इसका जो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन कहाँ दिख रहा है, अल्फा कार्बन यहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये अल्फा कार्बन है, और ये वाला अल्फा कार्बन कहाँ दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन यहाँ दिख रहा है। तो ये जो अल्फा कार्बन है ये किसका है, ये सेकेंड अमाइनो एसिड का है, ये अल्फा कार्बन कहाँ किसका है, पहले वाले अमाइनो एसिड का है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो है पहले वाले अमाइनो एसिड का
ऐसे लिख देते हैं, और ये दूसरे वाले अमाइनो एसिड का। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात आने वाली है। क्या आने वाली है कि आप कह सकते, हाँ, ऑक्सीजन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसका ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। N के साथ जुड़ा हुआ H कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ H कहाँ है, यहाँ है। ओके, नाउ ये साइड चेन को भी ध्यान से देखिए। साइड चेन, इसकी साइड चेन कहाँ है, ये है इसकी साइड चेन, दिस इज राइट। और R2 कहाँ है, यहाँ है। तो आप सबको कंफर्मेशन समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए तो आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि ये डायग्राम हमें ये बता रहा है एक तरह से कि दोनों सी अल्फा, दोनों अमाइनो एसिड के सी अल्फा जो कार्बन है वो सेम साइड है। वो क्या है, सेम साइड है। देखिए आप ध्यान से देखिए, सेम साइड है। और दोनों के ही आर ग्रुप जो है वो भी क्या है, सेम साइड है। तो एक तरह से आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा कंफर्मेशन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सिस कंफर्मेशन। जब इस तरह का सिस कंफर्मेशन होता है, ध्यान से बच्चों, ये वाला जो चीज है यही क्या होगा, ओमेगा डाइहेड्रल एंगल। दिस इज, हमसे ओमेगा एंगल निकल जाए बट आप लोग ध्यान में रखिए ओमेगा डाइहेड्रल की ही बात हो रही है यहाँ पे। दिस इज, ये जो है दिख रहा है, ये क्या है, डाइहेड्रल एंगल। अब ये फ्रीली रोटेट कर नहीं सकता, ये फिक्स है। तो इसके पास दो ही कन्फर्मेशन होंगे। कौन कौन से कन्फर्मेशन होंगे, एक कन्फर्मेशन होगा 0 डिग्री पे रहे, और या तो फिर 180 डिग्री, यानी स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है। हाँ, गुड, ठीक। तो जब 0 पे है तो ये सिस कन्फर्मेशन है, यानी अभी जो आपको कन्फर्मेशन ओरिएंटेशन एटम्स का दिख रहा है, ठीक, तो वो आपको क्या दिखा रहा है, ओमेगा एंगल इस समय सिस कन्फर्मेशन में है, ठीक है। और जब यही आप ट्रांस कन्फर्मेशन में दिखेंगे तो चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका सिस कन्फर्मेशन है। आई होप सभी को बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो अभी अगर आप और इन्फॉर्मेशन ओमेगा के बारे में लिखना चाहें अपने, जैसे क्या होता है आप जब रिवीजन करते हैं, ओके, ओमेगा इज अ काइंड ऑफ डाइहेड्रल एंगल, पर ये जो डाइहेड्रल एंगल है ये एक्चुअली फिक्स्ड होता है, रोटेट नहीं हो सकता है, रोटेट बिल्कुल नहीं हो सकता है, रिजिड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से बन रहा है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, CON के बीच में हम ये ओमेगा एंगल दिखाते हैं। तो जैसे ही CON का नाम आया तो तुरंत किसका नाम आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम आ गया। जैसे इस बॉन्ड का नाम आया तो आप बता सकते हैं कि ये रोटेट क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, जो कि हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग, अगर कंफर्मेशन जो प्लेन है वो समझ में आ गया तो यू विल एंजॉय दिस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है कार्बोनिल CO, राइट, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। ये क्या है, N, ये पहले अमाइनो एसिड का और ये दूसरे का N, और ये H जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा। अब इसको और ऑब्जर्व करिए, अगर हम पूछें कि ये जो कार्बोनिल, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, यानी जो CO है, ये जो CO है ये किसका है, तो आप बोलेंगे ये पहले अमाइनो एसिड का है। दूसरे अमाइनो एसिड का देखिए, शुरू से ही मैंने कितनी बार बोला था, अब आपको लग रहा होगा कि वो स्टेटमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये NH किसका है, सेकेंड अमाइनो एसिड का, और ये दोनों मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, दिस पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरा यही जो है ये क्या है, इसी को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा डाइहेड्रल एंगल। पर अभी यहाँ इस डायग्राम में इसका कन्फर्मेशन कुछ अलग लग रहा है पिछले वाले की अपेक्षा, तो आप चेकआउट करें, ठीक है। पहले अमाइनो एसिड का ये कार्बोनिल है तो इसका C अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है यहाँ, ये पहले अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन है। इसी के साथ क्या जुड़ा होता है, इसका साइड चेन, और ये हाइड्रोजन। इसी के साथ दूसरे अमाइनो एसिड का अल्फा कार्बन यहाँ है,
उसका R2 यहाँ पे है, हाइड्रोजन ये। अब आप यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही अब ट्रांस कन्फर्मेशन में आ गए। पहली बात, पहला क्या हो गया, ट्रांस कन्फर्मेशन में आ गए, ऑपोजिट। सी अल्फा ट्रांस कन्फर्मेशन में आ गए हैं। वहां पे क्या था अभी पिछले डायग्राम में, सिस कन्फर्मेशन में। तीसरी चीज जो साइड चेन है वो भी कहाँ आ गए हैं, ट्रांस कन्फर्मेशन में आ गए हैं। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि ओके, जो ओमेगा का 180 डिग्री ओरिएंटेशन होगा वो लाएगा ट्रांस कन्फर्मेशन। किसका ट्रांस अरेंजमेंट, ये बात हम लोग कर चुके। ठीक, अब आपको पता है कि जब सिस कन्फर्मेशन में स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं तो ट्रांस कन्फर्मेशन ओरिएंटेशन बेस्ट होता है और स्टेबल होता है और एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। एनर्जेटिकली यानी आपको कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्टेनियसली वो उस स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, ये सब टर्म अब हम लोगों को क्लियर है। क्यों अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। किसके बीच में, जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, R2 है, ये सब नॉन बॉन्डेड है। अब ये क्या होगा इनके बीच में, अगर हम R1 को उठा के यहाँ उस तरफ रख दें जैसे कि पिछले डायग्राम में था, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हर जगह आपको क्या दिख रहा है कि सभी जो हैं वो, अब देखिए यहाँ पे आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखिए एक साइड में है, सिस कन्फर्मेशन में है, R1 और R2 भी सिस कन्फर्मेशन में है, सी अल्फा सेल सब चीज़ जो है सिस कन्फर्मेशन में है। तो ये जो है एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनती है तो जो लीनियर चेन हो हम लोग दिखाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे दिखाते हैं ना, तो अभी एक तरह से देखें तो ये बहुत सही नहीं बना है। कैसे ये ऑक्सीजन H, ये तो ट्रांस कन्फर्मेशन में है, ये तो ट्रांस कन्फर्मेशन में है। ठीक है, ठीक है, पर ये R1 जो यहाँ दिखाया जा रहा है एक्चुअली में इसको कहाँ प्रोजेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से। तो जब आप लीनियर चेन भी बनाएं, कभी बना रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए कि O और H ऑपोजिट एंड R1 एंड R2 ऑपोजिट। ठीक है, पर हम लोग जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हम लोगों को सी अल्फा भी नज़र आता है कि सी अल्फा भी किस तरीके से सिस और ट्रांस में आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी अल्फा से सी अल्फा हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया और R1 R2 दिख गया। तो ऐसे ही ये लोग ट्रांस ओरिएंटेशन में फेवरेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, तो कहने का सेंस हमारा क्या आया कि यहाँ पर देखिए कि जो हाँ R1 R2 आप ऐसे बनाएंगे, फिर R3 यहाँ बनाएंगे, फिर R4 ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो R1 R2 है क्या, साइड चेन है किसकी, अमाइनो एसिड की। तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो इसी तरीके से अरेंज होने की कोशिश करते हैं, पर एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है जिसका नाम है प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन जो है वो मेन थोड़ा फेवर करता है सिस ओरिएंटेशन में ही जाने का। ठीक, वो इसलिए इस वजह से क्योंकि उसका जो साइड चेन, अगर जिनको भी स्ट्रक्चर याद हो, उसकी जो साइड चेन है वो क्या हो जाती है, वो कार्बन अल्फा से लिंक हो जाती है उसकी साइड चेन। तो जाहिर सी बात है वो रिजिड स्ट्रक्चर शो करता है, तो उसको दिक्कत होती है। बाकी सभी अमाइनो एसिड इसी तरीके से ट्रांस ओरिएंटेशन दिखाएंगे, तो वो हम लोग अभी देखेंगे इस चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वही चीज़ है, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड CN बॉन्ड यानी ओमेगा डाइहेड्रल एंगल, रोटेशन आर ओनली पॉसिबल अराउंड NC अल्फा एंड C अल्फा C। ठीक है, तो यानी कि आप लोग जो प्लेन वाला डायग्राम अभी हम लोग और देखेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इस पर तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ की बात, रोटेशन नहीं हो सकता, बस इसी तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है प्लेन का।
दिस मीन्स दैट नियरली ऑल पेप्टाइड बॉन्ड्स, इसी की बात हो रही है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इन अ प्रोटीन विल हैव दिस ओमेगा एंगल एज 180 डिग्री। वाई? क्योंकि ये सभी ग्रुप्स को जो नॉन बॉन्डेड हैं उनको ट्रांस कन्फर्मेशन में ओरिएंट कर देता है, तो सभी इसी तरीके से एडजस्ट होना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने प्रोलीन की बात की, वहाँ पे इसी की बात की, ये ट्रांस प्रोलीन इस तरीके से अरेंज है ये, और ये सिस प्रोलीन। तो यहाँ पे जो सी अल्फा है ये नीचे साइड में है ना, सी अल्फा और सी डेल्टा यहाँ पे ऑपोजिट है, और ये और सी अल्फा यहाँ पे ऑपोजिट है, और यहाँ पे सी अल्फा सेम साइड में है। तो इसको सिस प्रोलीन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको ट्रांस प्रोलीन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि हमें ध्यान में रखना है। तो प्रोलीन एक एक्सेप्शनल केस है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ चुके हैं। द टर्शरी अमाइड फॉर्म बाय एन एक्स प्रोलीन पेप्टाइड बॉन्ड डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक प्रेफरेंस फॉर सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। एज अ रिजल्ट, ठीक, तो क्या है, यहाँ पे उसको कोई भी कन्फर्मेशन अडॉप्ट करने में दिक्कत होती है। हालांकि कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिस में वो ज़्यादा देखा जा रहा है, बट आगे जब स्टडी हुई तो ये देखा गया कि एक्चुअली देखा जाए तो सिस और ट्रांस में ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। किसकी मदद से करता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है प्रोलिन आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो वो इंटर कन्वर्जन कर सकता है कि जहाँ पे प्रोलीन को सिस कन्फर्मेशन में रखना है और कहाँ पे उसको ट्रांस कन्फर्मेशन में रखना है, तो वो एंजाइम की मदद से उस तरह से उसको ओरिएंट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, इम्यूनो ग्रुप, बट आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका मेंशन करना ये ज़रूरी है कि जो इसकी साइड चेन है, जो हम बात बता रहे थे मैंने, क्योंकि प्रोलीन में डिस्कस किया हुआ है, ये जो इसकी साइड चेन है ये आके, ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से शुरू साइड चेन आके इससे जुड़ जा रही है, ये प्रॉब्लमैटिक होती है। ठीक है, इम्यूनो ग्रुप तो ऑब्वियसली इसी को हम लोग बोल रहे हैं। हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम लोग फाई और साई डाइहेड्रल एंगल के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा, हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को समझ में आ गया है, बट स्टिल अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये है आपका पेप्टाइड प्लेन, ये आपको पेप्टाइड प्लेन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ है, तो अब आपको तुरंत ये सब चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और इसी को हम ओमेगा डाइहेड्रल एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फिक्स हो चुका है। ओरिएंटेशन कैसा है हम पूछेंगे तो आप बोलेंगे ये देखिए इस समय ये पूरा ट्रांस कन्फर्मेशन में इस डायग्राम में दिखाया है। कैसे? H ऑक्सीजन ऑपोजिट, अल्फा कार्बन ऑपोजिट, साइड चेन, ये कौन सा ग्रुप है? एलेनिन है, अमाइनो एसिड है ना, ऑपोजिट, ट्रांस कन्फर्मेशन। अब देखिए अगर आप यहाँ भी जज करें तो ये वाला भी कैसा दिखाया गया है? CO यानी OH ऑपोजिट, मिथाइल ऑपोजिट, राइट। इस तरीके से ये ट्रांस कन्फर, C अल्फा यहाँ पे है, ये C अल्फा यहाँ पे ऑपोजिट। ठीक, अब आप देख रहे हैं ये यहाँ क्या है? ओमेगा। यहाँ ओमेगा या पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से आपको क्या दिख रहा है? एक प्लेन, ये प्लेन बना रहा है। ठीक है, पर जो प्लेन है, जैसा हमने बताया था आप लोगों को, बार बार ये मेंशन कर रहे हैं कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मैंने ऐसे ब्लॉक दे दिया तो आप इनको ब्लॉक को कॉर्नर में जोड़ के यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या है? एक्चुअली में C अल्फा है। ठीक है, ये क्या है? N है। तो C अल्फा N के बीच में जो डिग्री ऑफ रोटेशन, जो डाइहेड्रल एंगल पाया जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फाई। C अल्फा C, यहाँ पे क्या है? कार्बोनिल ऑक्सीजन है ना। ठीक, तो ये क्या है? C अल्फा और C, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? फाई, अरे साई। ठीक है, तो C अल्फा C के बीच में जो डाइहेड्रल एंगल हम लोग दिखाते हैं वो क्या है? साई। C अल्फा और N के बीच में जो हम लोग नोटेशन दिखाते हैं वो क्या है? फाई।
तो अब आप कह सकते हैं, अगर दिमाग लगाएं तो आप कह सकते हैं यस, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि दो प्लेन के बीच में, देख रहे हैं यहाँ दो प्लेन के बीच में रोटेशन दिख रहा है, यहाँ पे सिंपल कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्लेन के बीच में ये रोटेशन दिख रहा है, उसको हम लोग इस साइड के लिए सी अल्फा सी को हम लोग साई बोल रहे हैं और इधर फाई बोल रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में भी और क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है। तो एक्चुअली इस साइड में क्या दिख रहा है, साई, दो प्लेन, यहाँ पे भी फाई। तो अब आप लोगों को ये मेरे ख्याल से थोड़ा क्लियर होगा, बट थोड़ा सा हम और आपको और क्लैरिटी कर दे रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट और रह गया हो। तो अगर आप देखें यहाँ पे ऐसे ही आप बनाते हैं, देखिए ये एक अमाइनो एसिड है, ये मैंने यहाँ दिखाया है, इसका सी अल्फा कार्बन, कार्बोनिल और अमीनो ग्रुप, ठीक, NH3 चलो कर देते हैं, ठीक। फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाया सेकेंड अमाइनो एसिड से, तो यानी ये आपका क्या है, बन गया CONH, पेप्टाइड बॉन्ड के जो है ग्रुप्स, ठीक। उसके बाद ये चीज़ आप जानते हैं। अब आप अगर हम जो हम लोगों ने देखा था ABCD, तो ABCD हमने कर दिया, अब तीन एटम ABC एक प्लेन बना सकते हैं, BCD एक प्लेन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है प्लेन 1, कौन बना रहा है, ये कार्बोनिल, दिस NH एंड C अल्फा, ABC, ये ABC, ठीक। और ये क्या हो गया, BCD, BCD में कौन आ रहा है, N आ रहा है, C अल्फा आ रहा है, कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देखिए दो प्लेन आपको मिल गए। अब इन दो प्लेन के बीच में आप देखिए कौन सी चीज़ जो है वो कंटिन्यूएशन में आ रही है, तो आप देखेंगे NC अल्फा, NC, ठीक है। तो डाइहेड्रल एंगल क्या हुआ, थ्री सेट ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, प्लेन, एक प्लेन बना रहे हैं ये लोग, तीन लोग मिलके, और उनके बीच में जो कंटिन्यूएशन में जो दो कॉमन एटम्स आ रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, डाइहेड्रल एंगल, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो फाई, तो हम लोग अपने इजी सेंस के लिए क्या बोल देते हैं कि C अल्फा N के बीच में क्या पाया जा रहा है, फाई डाइहेड्रल एंगल, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि साई कैसे दिखाया जाता है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे, यहाँ से शुरू करिए ABCD। इस केस में अगर आप दिमाग लगाएं तो ABCD कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, ABCD, तो ABC एक प्लेन बना रहा है, ABC, N, C अल्फा और C, ठीक है। फिर BCD एक प्लेन बना रहा है, BC अल्फा, कार्बोनिल कार्बन और ये। तो अब यहाँ पे देखिए कौन लोग कॉन्टिन्यूएशन में आ रहे हैं, C अल्फा C, दिस, ये कॉन्टिन्यूएशन में आ रहे हैं, तो ये CC क्या बना दिया, साई। तो हम लोग अपने इजी उसके लिए क्या बोलते हैं, C अल्फा और C के बीच में ऐसा मेंशन करने लगते हैं कि बनने वाला जो डाइहेड्रल एंगल है वो क्या है, साई। बट एक्चुअली दिस एंगल इज एक्चुअली बिटवीन द टू प्लेन। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ये और कोशिश की गई है 3 डायमेंशनल वे में रिप्रेजेंट करने की। तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये जो दिख रहा है C और N मीन्स ये क्या है, ओमेगा है। तो आप बोलेंगे मैम दिस इज़ वेरी फिक्स्ड, ये फिक्स्ड रहेगा। कौन सा ओमेगा पर आपको मेंशन कुछ करना पड़ेगा, 180 डिग्री में ये रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा, दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ अल्फ़ा। आप देख लीजिए पूरा ट्रांस कन्फर्मेशन आपको दिखेगा, ये R है, यहाँ पे भी इसके पास R जुड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट अमाइनो एसिड कैसे लिंक है, देखिए यहाँ पे फिर से R दूसरे कन्फर्मेशन में, दिस इज O, दिस इज H, राइट। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये क्या है, C, अब आप बना भी सकते हैं ये, दिस इज N, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ओमेगा विच इज़ रिजिड, फिर से आपको एक प्लेन मिल गया। फिर कहाँ पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ मिलेगा प्लेन रिजिड हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, C, दिस, राइट, H,
फिर देखिए सभी कुछ ट्रांस कन्फर्मेशन में, तो आप क्या कह रहे हैं कि पॉलीपेप्टाइड जब बन रही है तो वो कोशिश करती है कि उसका ओमेगा डाइहेड्रल एंगल क्या हो, 180 डिग्री हो। उससे क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ जो है ट्रांस कन्फर्मेशन में चला जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एक तरह से क्या है, अब हम सारी बातों को इस डायग्राम में हम मर्ज कर रहे हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड प्लानर रहता है, वो कोशिश क्या करता है, ट्रांस अरेंजमेंट देने की कोशिश करता है। सिस अरेंजमेंट में सारे जो स्टेरिक क्लैशेस की संभावना होती है, पर ट्रांस कन्फर्मेशन में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो वो ट्रांस कन्फर्मेशन में ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्लानर होता है। प्लानर होने के कारण क्यों होता है, 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से, कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव दिखाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से एक और चीज़ होती है, जो सी अल्फा एन जो है उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो और डिसाइड करता है कि ये जो प्लेन बन रहा है इस बॉन्ड की वजह से वो और फिक्स्ड और रिजिड हो जाए। तो आपको पूरा एक कोप्लानर स्ट्रक्चर दिखता है। एक और मेंशन किया था कि ये कोप्लानर को बनाने में कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो बात हो गई 1 2 3 4 5 6 एटम्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं प्लानर स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई थी, और हम लोगों की बात ये भी हुई थी, एक कलेक्टिवली आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल देखने को मिलता है इन सब पार्शियल चार्जेस की वजह से। हालांकि यहाँ पे ये क्या होता है, ये नहीं है कि ये बार बार प्रोटोनेटेड या डीप्रोटोनेटेड होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है प्रोटीन या पेप्टाइड का, तो वो 190 नैनोमीटर पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो एक हम लोगों के सामने ये सब पूरा क्रक्स सामने आ गया, और बाकी तो चीज़ आप समझ चुके। तो ये पूरा एक कन्फर्मेशन है। अब अगर हम आपसे पूछे, या अब आप लोग खुद भी अगर वाकई में समझ में आया है, तो अब आप बता सकते हैं आराम से कि एक्चुअली जब ये फोल्ड होगा, अब इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को हमें फोल्ड करना हो, तो आप बोलेंगे कि ये जो फाई है वो रोटेट हो सकता है। ठीक, अब हम बोले कि आप इसी चेन को पकड़िए और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है कर तो लेंगे, बट द पॉइंट इज सिर्फ फाई और साई पर ही रोटेशन हम कर पाएंगे। तो जो फाई और साई पे रोटेशन ही पॉसिबल हो पा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ पे एक और डायग्राम है जो थोड़ा सा और हेल्प करता है विजनरी आइडिया क्रिएट करने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फाई है, राइट, और जब ये जो सी अल्फा है, ये सी अल्फा है, और सी अल्फा यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, सी अल्फा एन पे फाई, सी अल्फा सी के बीच में साई, इस तरीके से पाया जा रहा है। और इस तरीके से जो रोटेशंस है, ये आर ग्रुप हो गया, ये आर ग्रुप हो गया, इस तरीके से रोटेशन पॉसिबल है। तो हम जब लोग स्ट्रेट इस तरीके से देखते हैं, तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1 मतलब 0 से +180 की तरफ जा रहे हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ये घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, 0 to -180। तो वो रोटेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है, कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बिहाफ पे जब ये फाई और साई जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, +180 और 180, इस तरीके से लोग आ जाते हैं। Dihedral angles that can vary more easily are important in considering protein structure. Yes, dihedral angle ही है वो क्या डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कन्फर्मेशंस को अडॉप्ट कराने में मदद करते हैं। उसके बाद हमें फंक्शनल प्रोटीन मिलती है। These angles are phi, C अल्फा एंड एमाइड, इस तरीके से आपको दिखाना होता है, ठीक है। साई बिटवीन सी अल्फा एंड सी एमाइड। एमाइड यहाँ वर्ड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो एन है पेप्टाइड बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और ये सी कौन सा है, CO वाला है, जो कि एमाइड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और हमें एक और चीज़ क्लियर हो गई कि फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन जो अभी आपने देखा, जो फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन है, तो यहाँ पे सारा क्या है, 180 डिग्री था।
तो फुली ये भी पूछा जा चुका है कि फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन जो है वो क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। और जाहिर सी बात है 180 डिग्री वो -180 भी आप बोल सकते हैं, जस्ट ऑपोजिट स्ट्रेट ही लाइन होगा, ओके। और ये वाली बात हम लोग कर चुके हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जो अभी जस्ट पिछला डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस। नेक्स्ट है कि फाई अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब तब ज़ीरो होता है कि जब सी एमाइड, एन एमाइड और सी एमाइड, सी अल्फा बॉन्ड्स जो हैं वो सेम प्लेन, ठीक। तो इसको अगर आप चेकआउट करेंगे अपना पीछे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से ओरिएंटेशन है। तो फाई अगर सी एमाइड और सी एमाइड और ये सी एमाइड सी अल्फा एक ही साइड है तो यानी वो फाई का 0 डिग्री है। और साई में क्या होता है एन एमाइड और सी एमाइड, राइट। तो ये आप जब देखेंगे इमेज को जो हम लोग ने जस्ट अभी डिस्कस किया है उसमें आपको आराम से वो क्लियर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात कि डाइहेड्रल एंगल्स जो अभी हम लोगों ने बात की, इसी की स्टडी किसने की थी? सर जी एन रामाचंद्रन ने। और जिस तरीके से जो डाइहेड्रल एंगल्स हम लोग अभी देख रहे थे कि यहाँ पॉसिबली ओरिएंट हो सकता है, तो उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर पर स्टडी की और उसको देखा कि किस तरीके से जो एंगुलर रोटेशंस हैं उनको हम एक प्लॉट के जरिए जो है उसको हम सिंबलाइज कर सकते हैं या उनको प्लेस कर सकते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिल सकता है कि कौन से जो डाइहेड्रल एंगल हैं वो हमें पॉसिबली किस रीजन में ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एनालिसिस में हमें क्या क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहली तो चीज़ आप पहले ये समझ लीजिए, भाई कोई भी प्रोटीन है, अगर उस प्रोटीन को हम खोलेंगे, मान लेते हैं कोई प्रोटीन है वो अभी कॉम्पैक्टेड थी, ये जब कॉम्पैक्टेड थी इसको खोलेंगे तो इसका कोई ना कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। जब इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा तो कहीं ना कहीं तो ये रोटेशन कॉज की होगी, तभी तो ये घूमी है, ठीक है। रोटेशन कॉज हुआ होगा, तो रोटेशन कॉज कहाँ हुआ होगा? फाई और साई में। तो ऑब्वियस सी बात है यही स्टडी की गई कि कौन से स्पेसिफाइड ऐसे एंगल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमें अलाउड कन्फर्मेशंस या एंगुलर रोटेशंस पॉसिबली दिख सकते हैं। और जब वो दिखेगा तो हमें जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कन्फर्मेशंस अडॉप्ट करने या देखने को मिलेंगे, ठीक। तो अगर आप इस डायग्राम को ही देखें तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यही जो है यही कहीं ना कहीं डिग्री जो है एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ रोटेशन दिखाएगा, एंगुलर रोटेशन दिखाएगा और हमारे इस तरीके के अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट के कन्फर्मेशंस अडॉप्ट होते। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा सिस और ट्रांस कन्फर्मेशन से कि ये भी डिसाइड रखना है जब आप एंगुलर इस तरीके से कोई भी चीज़ हो रही होगी तो जाहिर सी बात है ये भी ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सिस कन्फर्मेशन को देखा कि अगर आप इस H को ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी यहाँ पे शिफ्ट कर दें, कुछ ऐसा हो जाए कि अब यहाँ H आ जाए, तो वो कन्फर्मेशन फिर फ्रूटफुल नहीं होगा। या कहीं जो ये वाला जो R ग्रुप है ये इस R ग्रुप से कोलैप्स करने लगे तो वो भी कन्फर्मेशन वो नहीं होगा। कहने का सेंस है इस पॉलीपेप्टाइड चेन को इस तरीके से ओरिएंट करते हुए अगर ये ग्रुप्स कोलैप्स कर रहे होंगे तो वहाँ तो स्टेबलाइज होगा नहीं स्ट्रक्चर, ठीक है। हो सकता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहे हो सकता है ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ओवरलैप करने लगे तो भी नहीं होगा। तो इन सभी बातों का बहुत ध्यान से आप लोगों को ध्यान में आप लोगों को भी रखना है और सबसे बड़ी बात है उस कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी को तब आप समझ पाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा डाउट रह गया, अगर आप लोगों को बोला कि देखिए ये आपके पास एक रस्सी है, रोप है और यहाँ पे आप फ्लावर्स लगाइए और फ्लावर्स लगाने के बाद इसको एक सुंदर सा बुके में कन्वर्ट करिए। और हमने आपको ये भी शर्त रख दी कि ये एक फूल दूसरे फूल से कोलाइड नहीं करना चाहिए। अब आप किस तरीके से ओरिएंट करेंगे कि प्रॉपरली एक बुके को बना पाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है। तो जितने नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं जो कि रोटेट होके या घूमकर आपस में कोलाइड कर सकते हैं, तो वो जो है स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे आपको एक मेन चेन दिख रही है, मेन चेन दिख रही है। मेन चेन में कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हो गए हैं? मेन चेन से मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये सी है, कार्बन, नाइट्रोजन, और इसी से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ये एक मेन चेन का हिस्सा है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है मेन चेन का। और साइड चेन को हम लोग थोड़ा अलग बोल सकते हैं कि ये मेन चेन के एटम्स हो गए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब जो है मेन चेन के एटम्स हो गए, और ये साइड चेन हो गई। ठीक, अभी हमने कहा जब आप इस पॉलीपेप्टाइड चेन को जब फोल्ड करेंगे तो पॉसिबली हो सकता है ऑक्सीजन या ऑक्सीजन ओवरलैप करने लगे। तो ओवरलैप करने से प्रॉब्लम क्या होगी, हम लोग वैंडर वॉल, अब यहाँ पे आपको सारा जो वैंडर वॉल में थोड़ा डिस्कशन हुआ था वो याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, वैंडर वॉल रेडाई जो है इनके अगर बहुत क्लोज आते जाएंगे तो वो कन्फर्मेशन अडॉप्ट ही नहीं करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस भी आप कह सकते हैं, या वैंडर वॉल रेडाई अगर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है वो बहुत तेज़ी से रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और जो चेन है वो स्टेबलाइज हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी तरीके से साइड चेन। तो ये बहुत ध्यान में रखना होता है कि ठीक है, ये जो भी कन्फर्मेशन पॉलीपेप्टाइड चेन अडॉप्ट कर रही है उसमें कुछ एटम्स ऐसे ना हो, नॉन बॉन्डेड एटम्स, जिनका वैंडर वॉल रेडाई इतना ज़्यादा क्लोज आ जाए कि वो ज़बरदस्त रिपल्शन कॉज करने लगे और किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी ना जनरेट कर पाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बात को समझ सकते हैं कि इसी चीज़ को सर GN रामाचंद्रन जी ने अडॉप्ट किया कि कौन कौन से जो डिग्री ऑफ रोटेशन है, कौन कौन से फाइसाई एंगल हैं, कितने पर रोटेशन, क्योंकि बाद में फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उस प्लॉट को और बहुत ज़्यादा आज की डेट में इलाबोरेट किया जा चुका है कि वहाँ पे आप अब क्लियरली बता सकते हैं कि अगर फाई और साई इतना डिग्री ऑफ रोटेशन है तो वो पॉसिबली ये कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे हो सकता है ओवरलैपिंग हो। इसी चीज़ को हम लोगों को आगे समझना है। तो मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि आपको क्या देखना है, मेन चेन और साइड चेन में जो भी नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये सी, ये वाला सी और ये एन, ये तो भाई बॉन्डेड है ना, और ये वाले जो हैं जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं या साइड चेन हैं, उनके जो एटम्स हैं वो अगर किसी भी तरीके से कोलैप्स करने लगेंगे तो कन्फर्मेशन अडॉप्ट नहीं होगा, या अगर नहीं करेंगे तो कन्फर्मेशन अडॉप्ट होगा, या थोड़ा बहुत करेंगे तो उस हिसाब से अडॉप्ट होगा। तो यही बात है, मेन चेन और साइड चेन में पाए जाने वाले जो भी नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं अगर वो कोलैप्स नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो अलाउड रीजन में आएंगे। अलाउड रीजन यानी कहने का सेंस ये है कि जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे या सर GN रामाचंद्रन जी का जो प्लॉट है उसको जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी कोलैप्सिंग नहीं हो रही है, सब एटम्स जो है वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो अलाउड रीजन में आके कोई ना कोई कन्फर्मेशन को शायद अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ होते हैं पार्शियली अलाउड रीजन्स, ये वो रीजन्स होते हैं जहाँ पे वैंडर वॉल रेडाई जो है उनका पूरा जो कैलकुलेशन है वो साथ में मिलके जब आप देख रहे हैं तो वो शायद स्लाइटली पॉसिबली ओरिएंट करा पाए। ठीक है, तो वो जो है वो पार्शियली अलाउड रीजन, पर अगर थोड़ा सा और कोलैप्स होने लगा तो फिर वो डिसअलाउड रीजन में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो और डिसअलाउड रीजन में कौन से आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिसअलाउड रीजन्स में कौन से आएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हिंड्रेंस है ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा है, राइट,
सम अमाउंट, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, ठीक है, यानी जो वैन डर वाल रेडाई हैं एटम्स के वो एक्सट्रीमली क्लोज आ रहे हैं और वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड रीजन्स मतलब जो कन्फर्मेशन है वो अडॉप्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। इन्हीं रीजन्स को प्लॉट में डिस्क्राइब करना या बताना या रिप्रेजेंट करना, उसी को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, रामचंद्रन प्लॉट में, ठीक। तो एक बार और जो बातें हम लोगों ने कही है वो डायग्रामेटिकली देख लेंगे तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो ओमेगा था, ठीक है, ये ट्रांस कन्फर्मेशन में थे, पर प्लेन को कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सी अल्फा सी, यानी ये क्या हो गया साई, और ये क्या है फाई। अब फाई और साई कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए वैल्यूज फाई इक्वल्स टू 0, फाई इक्वल्स टू 0 एंड साई इक्वल्स टू 180 डिग्री आर फॉरबिडन। क्यों? बिकॉज देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन अ कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है, यानी जो साई है वो तो 180 डिग्री था और इस वाले प्लेन को इस तरफ होना चाहिए, पर जैसे ही ये इस तरह से रोटेट किया, देखिए ये अपने 180 डिग्री ओरिएंटेशन पे था, कौन, साई, ये साई इक्वल्स टू 180 डिग्री था, पर और ये फाई जो है फाई भी था, पर फाई को आपने घुमा के किस पोजीशन पे ले आए, आप ले आए 0 डिग्री पे। तो अगर वो 180 डिग्री पे होता तब तो सही था, तब ये ऑक्सीजन उसका यहाँ पे आता, देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, ऑक्सीजन यहाँ था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे ही आप 0 डिग्री फाई को ले जा रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये कन्फर्मेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है। उसी तरीके से फाई को 180 रहने दीजिए, फाई 180 है, कहाँ है फाई, सी अल्फा एन, ये फाई है, फाई 180 है, पर और ये भी 180 था, ठीक, पर आपने इसको घुमा के आप इसको 0 डिग्री पे ले आए, तो यहाँ पे कौन कौन कर रहे हैं, NH और NH, यानी दोनों हाइड्रोजन्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। तो अब जो है ना, अब थोड़ा ये इन सब वैल्यूज़ को भी ध्यान रखिएगा कि फाई 0 है, साई 180 है, तो कौन से ओवरलैप कर रहे हैं, फाई 180 है, साई 0 है, तो कौन ओवरलैप कर रहा है, कौन से एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे दिखाया गया फाई 0 साई 0, दोनों 0 कर दिए गए हैं। तो इस केस में अब देखिए यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये क्या है, फाई 0 कर दिया गया, साई 0 कर दिया गया, 0 डिग्री घुमा दिया दोनों को, दोनों 180 पे रहना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ये 180 ही है ना, यहाँ पे दोनों ही 180 है, एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सारे ग्रुप फ्री हैं बहुत अच्छे से, पर दोनों को ही जब 0 पे ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक का NH हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। पर फाई 180, साई 180, ओमेगा 180, ओमेगा भी क्या है 180, वो तो 180 ही रहता ही है, तो वो 180 वैसे भी रहता है, तो ये क्या है, फुली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन। अब इन्हीं बातों को हम लोगों ने मतलब अगर यहाँ पे रामचंद्रन प्लॉट में रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, तो जो स्टडी की गई, राइट, जैसे एलेनिन पर और इस तरीके से जब स्टडी की गई तो किस तरीके से कन्फर्मेशंस अडॉप्ट कर रहा था पॉलीपेप्टाइड चेन, वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कितने रीजन्स, हम लोग पहले तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि अभी हम लोगों ने किस रीजन्स की बात की थी, कि जो साइड चेन और जो मेन चेन होता है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो अलाउड रीजन में आ सकता है या पार्शियली अलाउड रीजन में आ सकता है या डिसअलाउड रीजन में। तो अलाउड रीजन्स को किस में रिप्रेजेंट किया गया है, रेड से, रेड रीजन जो है वो अलाउड रीजन है, यानी वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जो है कोलैप्स या कोलिजन या वैन डर वाल रेडाई का जो कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। पार्शियल अलाउड रीजन जो है इस डायग्राम में येलो से रिप्रेजेंट किया गया है और जो वाइट है वो डिसअलाउड रीजन है। तो रामचंद्रन प्लॉट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को क्या दिखता है कि यहाँ पे 0 वैल्यू है और यहाँ पे जो फाई
एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है, तो क्लॉकवाइज यानी +180, 0 to +180, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज 0 to -180। साई वैल्यू वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट की जाती है, ये सब याद भी होना चाहिए। तो ये +0 से +180 दिख रहा है और ये 0 से -180। हम लोगों ने जैसा कि बात की थी कि जो मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन से आइसोमर्स होते हैं, एल अमाइनो एसिड। तो एल अमाइनो एसिड जो है वो हमेशा कौन सा कन्फर्मेशन अडॉप्ट करना चाहते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स। उनको राइट हैंडेड हेलिक्स कन्फर्मेशन अडॉप्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि राइट हैंडेड हेलिक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी कोलिजन या कोलैप्स देखने को नहीं मिलता। और इसी जो हम बात कर रहे हैं राइट हैंडेड हेलिक्स की, अगर फाई साई वैल्यू देखी जाए तो वो कितनी होती है, -57 -47 डिग्री। कहने का सेंस क्या हुआ, पहले हम लोग फाई वैल्यू लिखते हैं फिर साई वैल्यू लिखते हैं। तो अगर आप देखें 5 - 57 कहाँ पे आएगा, इस जोन में आएगा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये जो जोन दिखाया गया है ये राइट हैंडेड हेलिक्स का है। और साई -0 से यहाँ पे लगभग, यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे आपका -47 आएगा, यहाँ मान लेते हैं -57 आएगा। यहाँ पे अगर कोइंसाइड करा दें तो लगभग यही वो एरिया है जो कि क्या है, बहुत ही अलाउड है। अलाउड कन्फर्मेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का स्टेरिक कोलिजन नहीं होगा जब पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड कराया जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंडेड हेलिक्स, तो राइट हैंडेड हेलिक्स में फाई की वैल्यू -57 -47, ये भी याद रहना अब ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़ है कि जो राइट हैंडेड हेलिक्स है, अभी हम लोगों को ये चीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़नी है, पर क्योंकि यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट में जिक्र आता है तो मेंशन करना ज़रूरी है। राइट हैंडेड हेलिक्स को हम लोग और क्या बोलते हैं, 3.613 हेलिक्स, इसी को ये बोलते हैं। यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी एक हेलिक्स जब ये घूम रहा है तो लगभग 3.16 अमाइनो एसिड आ रहे हैं, यानी 3 अमाइनो एसिड प्लस 0.16 मतलब कुछ एटम्स और डिस्प्लेस्ड हो रहे होंगे इस एरिया में, और टोटल 13 एटम्स एक बार टर्न लेने में आ रहे हैं, इसलिए इस राइट हैंडेड हेलिक्स को 3.16 हेलिक्स भी हो। पर सपोज आपने थोड़ा सा कन्फर्मेशन चेंज किया, इस बात को ध्यान से सुने, थोड़ा सा कन्फर्मेशन चेंज किया और 13 की जगह आपने यहाँ 10 एटम्स कर दिए, और अब एक टर्न में 3 अमाइनो एसिड आने लगे, तो क्या होगा, हो सकता है अब थोड़ा थोड़ा किसी न किसी एटम का वैंडर वाल रेडाई का टकराव शुरू हो जाए, और अब वो यहाँ अलाउड रीजन से किस तरफ शिफ्ट होना शुरू हो सकती है, पार्शियली अलाउड रीजन। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे 310 हेलिक्स दिखाया जाता है कि पार्शियली अलाउड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, फिर भी थोड़ा चल जाएगा, पर थोड़ा और चेंज करेंगे तो हो सकता है वो वाइट रीजन में आ जाए, यानी डिसअलाउड रीजन। तो डिसअलाउड रीजन हम लोग किस में दिखा रहे हैं, ये पूरा वाइट, यानी वाइट में कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्यों, कुछ ना कुछ कोलिजन या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। और जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं वो भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी देती है, वर्टिकल लाइन जो है ये वाली। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 50 साई 0, तो आप अभी हमने मेंशन किया है, तो यानी ये भी जो क्रॉस्ड लाइन है, ये जो लाइन है वो भी हमें क्या दिखा रही है, ये इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से 180 है, साई 180, ये जो पैरामीटर है ये भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रहा है ना 50 साई 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो द रेड रीजन it basically correspond to the confirmation where there is no steric clash, ये बहुत allowed region है। येलो रीजन क्या शो करता है, दिस शोज द allowed region if slightly shorter van der Waal radii are used in calculation। तीसरा क्या होता है, वाइट रीजन, दिस कंप्लीटली शोज डिसअलाउड रीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस बिटवीन द साइड चेन, स्पेसिफिकली साइड चेन में ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिलते हैं डिसअलाउड रीजन्स में,
ठीक है। तो ये और जैसे कि हम लोग जानते हैं, पर अब आप यहाँ सवाल पूछ सकते हैं कि मैम ये तो समझ में आ गया कि साइड चेन्स जो हैं वो कोलैप्स कर सकते हैं, इसलिए वाइट रीजन में ये दिखाया गया है कि वाइट रीजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे स्टीरिक क्लासेस साइड चेन्स का होता है। तो मेनली यहाँ अलाउड रीजन्स में हम लोग या पार्शियली अलाउड में मेन चेन साइड चेन का जिक्र हम लोगों ने कलेक्टिवली दिखाया, पर डिस अलाउड में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, साइड चेन्स की क्लासेस हो जाती हैं, जहाँ पे आप वाइट सब देख रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हैं, पर ग्लाइसिन के पास तो कोई चेन नहीं होती है साइड चेन, इसीलिए ग्लाइसिन फ्लेक्सिबल है, तो वो वाइट रीजन में भी आ सकता है, जो भी हम लोग डायग्राम देखेंगे। ठीक है। पर प्रोलीन क्या है, वो थोड़ा सा रिजिड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही देखा जाएगा। ठीक, इसकी बात अभी हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, आप लोगों को और क्या ध्यान में रखना है चीज़ों को, कि ये जो चीज़ है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये वाला ये क्वाड्रेंट का नाम क्या है, अपर लेफ्ट, इस क्वाड्रेंट का नाम है अपर राइट, इसका नाम है लोअर लेफ्ट, इसका नाम है लोअर राइट। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछे कि जो बीटा शीट कन्फर्मेशन है वो किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आप कहेंगे अपर लेफ्ट में आता है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो कि कम है, बहुत ज़्यादा पार्शियली अलाउड है ना, तो ये वैसे भी नेचर में नहीं पाया जा रहा है, ज़्यादातर क्या पाया जाता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, तो वो किस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, अपर राइट। ठीक, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ पाया जा रहा है, लोअर लेफ्ट। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, जो इनका टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत ही आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। ठीक, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है जहाँ पे थोड़े से कुछ प्रोटीन के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और अच्छे से बताया गया है कि देखिए जो बहुत अच्छा अलाउड रीजन जो ज़्यादातर देखा है, जिसको हम बोल रहे थे ना -57 -47, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो कि मोस्ट कॉमन है। क्लियर, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहाँ है, यहाँ पे डॉटेड लाइन से उसका क्या होता है, +57 +70। तो आप देख सकते हैं कि फाई क्या है, +57 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे +0 से इधर आएंगे तो ये लगभग +57 और ये 70 के लगभग, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जो कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है उसका क्या होता है, -51 and 153, राइट। एंटी पैरेलल बीटा शीट -139 and 135, 5 साई इस तरीके से हम लोग करते हैं। बीटा पैरेलल शीट का ये बहुत ज़्यादा अलाउड रीजन्स है, यहाँ पे ही इनका कन्फर्मेशन ओरिएंट होता है माइनस दिस एंड। ठीक है, तो हालांकि हम लोग सेकेंडरी जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फिर रामचंद्रन प्लॉट का जिक्र आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं कन्फर्मेशंस की बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे एक और आपको दिखता है जिसको बोलते हैं पाई हेलिक्स, विच इज़ -57 and 70। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हमको 4 कलर्स दिख रहे हैं, एक डार्क ब्लू दिख रहा है, एक लाइट ब्लू दिख रहा है, मतलब मीडियम ब्लू कह सकते हैं, राइट, और एक जो है कभी कभी लाइटेस्ट ब्लू ये दिख रहा है, ये लाइटेस्ट ब्लू है, और एक ये रीजन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको 4 रीजन्स दिख रहे होंगे। ठीक है, किसी किसी बुक में इस तरीके से। तो डार्क जो डार्क ब्लू आपको दिख रहा है वो क्या है, वो बता रहा है, डार्क ब्लू बता रहा है नो स्टीरिक क्लैश। अब तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कन्फर्मेशन पॉसिबल है, क्योंकि हमें कुछ कुछ कन्फर्मेशंस पॉलीपेप्टाइड के इस तरीके से दिख रहे हैं। मीडियम ब्लू जो है वहाँ पे क्या है कि कन्फर्मेशन अलाउड है, पर वहाँ पे भी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं स्टीरिक क्लैश के। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक्सट्रीम लिमिट हो रही है, कैन से दिस वन। लाइटेस्ट ब्लू में और कम हो गया, मतलब अलाउ जो हो रहा है अब बहुत लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी ही लेफ्ट आउट है यहाँ पे, तो वो लाइट ब्लू में वो रेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो अनशेडेड है वो तो डिसअलाउड कन्फर्मेशन में आएंगे, अनशेडेड विल कम इन
डिसअलाउड, यानी ये जो अनशेडेड है कोई भी नहीं है, ये सब डिसअलाउड रीजन है, यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन एक्चुअली अडॉप्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दोज स्टीयरिक क्लैशेस। ये भी एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ चीज़ों को, अगर आप लोगों को क्लियर हो रहा हो, क्योंकि ये बुक से ही लिया है, थोड़ा सा ब्लर्ड हो गया है, राइट। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है, देखिए ये फाई है ना, ये फाई है, फाई की वैल्यू यहाँ 0 है और साई की वैल्यू 180 है। तो यहाँ पे ये जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, है ना, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, वहाँ पे क्या है, अलाउड कन्फर्मेशन नहीं है, डिसअलाउड है। तो यहाँ पे 50 आप लोगों को पता है क्लैशेस होते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे भी कोई क्लैश पाया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, साइज 0 है, साइज 0 है, दिस इज साइज 0 बट फाई इज़ 180, फाई इज़ 180 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्लैशेस पाए जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये डायग्राम और रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियरली कि किस तरीके से रामाचंद्रन प्लॉट को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, पाई साई वैल्यू यहाँ -57 47 है। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सारे जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं वो बहुत दूर दूर ओरिएंट है, तो इस वजह से यहाँ कोई स्टीयरिक क्लैश नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत आराम से यहाँ पे आपको अल्फा हेलिक्स का अलाउड कन्फर्मेशन दिख जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए फाई साई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है कि स्टीयरिक क्लैशेस किसी भी एटम्स के दिख नहीं रहे हैं, सब थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इस इमेज को भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन के अब हिस्से हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली जो है एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक तरह से पॉलीपेप्टाइड का है ये स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड का, और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन या बीटा शीट का फॉर्मेशन, ठीक। ये जो है पॉलीप्रोलिन, क्योंकि देखिए जो इनिशियल जो एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा जो किए गए हैं ना, वो क्या किए गए हैं, होमोपॉलीमर ले लिया गया। होमोपॉलीमर मतलब एक ही ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें कि सिर्फ प्रोलीन प्रोलीन अटैच था। फिर उसके कन्फर्मेशन को देखा गया, तो देखा गया कि जो पॉलीप्रोलीन है वो बहुत ही रिजिड कन्फर्मेशन में देखा जा रहा है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड उसका रीजन अलाउड है। कहने का सेंस ये लगभग -60 -65 फाई और साई वैल्यूज होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से पॉलीग्लाइसिन लिया गया, यानी ग्लाइसिन की पॉलीपेप्टाइड चेन ली गई, तो देखा गया कि क्योंकि उसके पास साइड चेन है ही नहीं, तो उस तरह से देख रहे हैं वो पूरे क्वाड्रेंट में एक तरह से दिख रहा है पॉलीग्लाइसिन का ये है। तो अगर आपको इस तरीके के प्लॉट्स नज़र आए तो आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली आपको इस पर भी क्वेश्चन आया, ठीक। अब हम लोग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आइसोमर पे, देखिए आप लोगों को याद होगा कि कितनी चर्चा हम लोगों ने की है, बहुत ज़्यादा आइसोमर्स पे बात की है, एल आइसोमर डी आइसोमर। तो एल आइसोमर्स जो है वो राइट हैंडेड हेलिक्स बना रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इसकी एनालिसिस बस आपको करनी है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है एल आइसोमर्स। तो यानी कहने का सेंस ये है, जो रामाचंद्रन प्लॉट अभी हम लोग देख रहे थे वो किसके लिए था, जो कॉमन है। कॉमन क्या है, एल आइसोमर्स पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स के, तो उसी को देखेंगे। तो एल आइसोमर जब राइट हैंडेड हेलिक्स बना रहा है तो वो लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बना रहा है तो अपर राइट क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है। वही दूसरी तरफ डी आइसोमर्स अगर राइट हैंडेड हेलिक्स बनाएंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में पाए जाएंगे, अपर राइट में, ये देखिए, ठीक। और अगर डी आइसोमर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, वो लोअर लेफ्ट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अगर आपको ये याद है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ डायगोनल शिफ्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे एल आइसोमर अल्फा मतलब राइट हैंडेड हेलिक्स लोअर क्वाड्रेंट में था, लोअर लेफ्ट में, डायगोनली शिफ्ट हो गया डी आइसोमर के केस में, यहाँ आ एल आइसोमर के केस में यहाँ पाया जा रहा था, डी आइसोमर के केस में डायगोनल शिफ्टिंग हो गई। उसी तरीके से जो पॉलीप्रोलिन सेकेंड अल्फा एल हेलिक्स है वो क्या है, वो इस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा था, पर डी आइसोमर के केस में क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गई। देखिए यहाँ डायगोनली शिफ्ट करा दीजिए यहाँ,
तो दोनों याद करना है, आप समझ लीजिए, या एक को करिए और डायगनली शिफ्ट करा दीजिए। यहाँ पे देखिए